नमस्कार दोस्तों, एथिक्स थ्रो न्यूज़पेपर के नेक्स्ट सेगमेंट में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के कोट से। कोट है, इन लुकिंग फॉर पीपल टू हायर यू लुक फॉर 3 क्वालिटीज: इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, एंड इफ दे डोंट हैव द फर्स्ट द अदर 2 विल किल यू। वॉरेन बफेट ने यह बात बोली थी। इंटीग्रिटी देखो, वह मोरल वैल्यू होती है जो किसी व्यक्ति को फेयर एंड ऑनेस्ट बनाती है। ऐसे व्यक्ति के वर्ड्स और एक्शन में अंतर नहीं होता, जो वो बोलता है वो करता है। वॉरेन बफेट अपने कोट से यही बताना चाहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हायरिंग के समय व्यक्ति के इंटीग्रिटी पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो पर्सन विदाउट इंटीग्रिटी बेसिक एफिशिएंट हो, वो समाज और किसी भी संस्था के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए, हर्षद मेहता के पास स्टॉक्स की अच्छी खासी जानकारी थी, मतलब कौन सा स्टॉक बढ़िया परफॉर्म कर सकता है, एसेस करने की परख उनमें थी और एनर्जी भी थी कुछ बड़ा करने की। लेकिन हर्षद मेहता के पास इंटीग्रिटी की कमी थी, जिसकी वजह से उसने कानून के लूप होल्स का उपयोग अपने फायदे के लिए किया। देखो, बेशक और लोगों ने भी किया हो, लेकिन बात हम यहां पर हर्षद मेहता की कर रहे हैं। तो हर्षद मेहता ने सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाया और सरकार और रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचाया। तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी लोगों के इंटेलिजेंस को अच्छा काम करने के लिए गाइड करती है। तो इस प्रकार से ये कोट हमने आज का देखा। आज हम बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामाकृष्णा की, जो अपना हर फैसला हिमालय के किसी अननोन पर्सन, जो सो कॉल्ड योगी बाबा हैं लेकिन वास्तव में वो योगी थे नहीं, के कहने पर लेती थी। आप इमेजिन करो, चित्रा जैसी एजुकेटेड वुमन जो सीए बनी, सेबी और एनएससी जैसे देश के टॉप इंस्टीट्यूशंस में काम किया। फोर्ब्स जो एक मैगजीन होती है, 2019 के वुमन लीडर्स के रूप में इन्हें सिलेक्ट किया गया था। और सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट अपने वुमन एम्पावरमेंट के एग्जाम्पल में चित्रा रामाकृष्णा का एग्जाम्पल दिया करते थे। वो अपना डिसीजन रैशनली या लॉजिक से लेने की बजाय एक अननोन पर्सन, यानी योगी बाबा, सो कॉल्ड योगी बाबा कहेंगे क्योंकि वास्तव में योगी बाबा नहीं थे, सो कॉल्ड योगी बाबा के ईमेल से लेती थी। पहले तो देखो, इस बात पर हैरानी होनी चाहिए, इतना वेल एजुकेटेड और रैशनल पर्सन कोई कैसे ऐसा कर सकता है। लेकिन हम एथिकल पर्सपेक्टिव से इस इशू को हमें एनालाइज करना है, ना कि जीएस पर्सपेक्टिव से। देखो, इस पूरे इशू ने ना हमारे देश में साइंटिफिक टेम्पर की अभी भी कितनी जरूरत है यह बता दिया है। साइंटिफिक टेम्पर एक ऐसा एटीट्यूड है जो किसी व्यक्ति को ओपन माइंडेड, लॉजिकल और एनालिटिकल आउटलुक देता है। आर्टिकल, संविधान का जो आर्टिकल 51A है, वह भी यही बताता है कि हर सिटीजन की ड्यूटी बनती है कि वो साइंटिफिक टेम्पर अपने आप में डेवलप करें। लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर होने के कई सारे कारण हैं, जैसे कि देखो, इलिटरेसी, वुमेन बैकवर्डनेस, रिलीजियस सोसाइटी, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम। तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट, या फिर यूं कहें साइंटिफिक टेम्पर के अच्छे से ना डेवलप होने के। और अगर हम बात करें कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना क्यों जरूरी है, देखो, साइंटिफिक टेम्पर अगर डेवलप होता है तो इससे पुराने जो अंधविश्वासी और ओल्ड बिलीव्स हैं, जैसे कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान बहुत तेजी से एक व्हाट्सएप पे न्यूज़ वायरल हो गई कि 5G सर्विसेज से कोरोना फैलता है, या फिर झाड़ फूंक करने से कोरोना खत्म हो जाता है। ये फेक न्यूज़ थी। अब अगर साइंटिफिक टेम्पर लोगों में होता तो ये फेक न्यूज़ नहीं फैलती, क्योंकि आगे कोई फॉरवर्ड ही नहीं करता लोगों में अगर समझदारी होती, लेकिन फैली। दूसरा, अगर साइंटिफिक टेम्पर होता है लोगों में तो टॉलरेंस की वैल्यू अपने आप प्रमोट होती है। अगर साइंटिफिक टेम्पर ना हो तो फिर दूसरी कम्युनिटी के लोगों के बीच में ना बड़ी बड़ी भ्रांतियां फैल जाती हैं। ये मुस्लिम है तो ऐसा होगा, हिंदू है तो ऐसा होगा, क्रिश्चियन है तो ये कमियां होंगी। समझ रहे हो? रंग के हिसाब से, जाति के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से वुमन तो ऐसी होती हैं। तो बहुत भ्रांतियां फैल जाती हैं। लेकिन अगर सब में साइंटिफिक टेम्पर होना, तो ये जो अलग अलग लोगों के साथ हम मिथ अटैच कर देते हैं ना, खामखा के झूठे, वो नहीं अटैच होंगे और दूसरे कम्युनिटीज के प्रति एक टॉलरेंस की वैल्यू डेवलप होगी। नेक्स्ट, समाज में देखो जो बुराइयां हैं ना, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, अभी भी होती है, बहुत कम। पहले जितनी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी उतना तो नहीं। विच हंटिंग अभी भी ट्राइबल कई इलाकों में देखने को मिलती है। तो ये सोशल
जो बुराइयां हैं ना वो खत्म की जा सकती हैं जड़ से अगर सब में साइंटिफिक टेम्पर हो। नेक्स्ट, प्रमोट ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट भी आएगी अगर साइंटिफिक टेम्पर होगा। सबसे लास्ट में ग्रोथ ऑफ नेशन। जैसे देखो यूरोप में रेनेसा आने के बाद, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जैसे ही यूरोप में रेनेसा आया, रैशनैलिटी लोगों में आई, तो फिर विभिन्न देशों की ग्रोथ हुई यूरोप में, तो हमारे देश में भी ऐसा ही होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन ये भी उठ जाता है कि साइंटिफिक टेम्पर इनकलकेट कैसे किया जाए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। शुरुआत से ही स्कूल लेवल से साइंटिफिक टेम्पर हमें डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में भी रिफॉर्म लानी चाहिए। अलग अलग जो रिलीजन्स में कुछ कुछ जो अंधविश्वास है ना उनको दूर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए उसी धर्म के जो महानुभाव है ना उनको आने पड़ेगा, यानी अलग अलग रिलीजियस लीडर्स को आगे आना पड़ेगा। जैसे हिंदू धर्म में रिफॉर्म आए तो हिंदू लीडर्स लेकर आए, उसी प्रकार से इस्लाम में अगर रिफॉर्म लाने हैं तो मुस्लिम लीडर्स को आगे आना पड़ेगा। अब एक धर्म के लोग बोलेंगे कि दूसरे धर्म में रिफॉर्म आने चाहिए, तो इससे दो धर्मों के बीच में नफरत भी पैदा होती है और तनाव भी पैदा होता है। तीसरे नंबर पे नेशनल फ्रेमवर्क ऑन डेवलपिंग साइंटिफिक कल्चर, एक अलग से कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल लेवल पे फ्रेमवर्क डेवलप किया जा सकता है साइंटिफिक कल्चर डेवलप करने के लिए। चौथे नंबर पे लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाए, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, लोकल बॉडीज, ताकि वो अवेयरनेस फैलाएं। सबसे लास्ट में पब्लिक फिगर्स को रिस्ट्रेन करें। बहुत बार देखो सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस ये भी कुछ ऐसी चीज प्रमोट कर देते हैं चाहे अनचाहे, जिससे कि समाज में अंधविश्वास या फिर इरेशनल प्रैक्टिस जो है वो फैलती है। तो पॉलिटिशियंस को, दूसरे पब्लिक फिगर्स को इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देने से जिससे इरेशनल प्रैक्टिस प्रमोट हो, दूर रहना चाहिए। अब अगली जो न्यूज है मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश का गवर्नेंस इशू। हाल ही में देखो मध्य प्रदेश के सीएम किसी पब्लिक रैली को संबोधित कर रहे थे और रैली में मौजूद जो पब्लिक थी ना जोर जोर से नारे लगाने लगी, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। सीएम ने पब्लिक से पूछा, बोलो किसको सस्पेंड करना है, जिसको बोलोगे उसको सस्पेंड कर दूंगा। देखो यहां पर सीएम का पर्सपेक्टिव देखें तो सही है, उनके मन में है कि करप्शन को रिमूव करना है, अगर जनता की कोई परेशानी है तो उसको एड्रेस करना है। और पब्लिक का वैसे भी बहुत बड़ा रोल होता है गवर्नेंस में, पब्लिक का पार्टिसिपेशन रहेगा तो बेहतर ढंग से गवर्नेंस को इंप्रूव किया जा सकता है। लेकिन देखो हमारा देश संविधान से चलता है, हमारे देश में हर चीज़ के लिए कुछ नियम और कायदे होते हैं, तो ऐसी रैली में किसी को सस्पेंड करना बिना जांच के ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, कोई बोले कि हमारी ये वीडियो जो है ना खराब है, बिना देखे बोल दे, बस मन में आया बोल दिया, तो ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है ना। पहले आप सामने वाले पर्सन को मौका दोगे कि वो अपना व्यू रखे, अपनी सफाई दे, जांच हो प्रॉपर, तभी तो आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हो ना। हम देखो डेमोक्रेटिक नेशन है, कोई मोबोक्रेसी तो है नहीं कि जहां भीड़ जो है वो इंस्टेंट जस्टिस डिलीवर करे। देखो जनता की शिकायत ली जानी चाहिए और उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म और इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स को रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, ना कि इस प्रकार से हीरोइज्म शो करना चाहिए। ऐसे तो देखो फिर कभी भी किसी को भी हटाया जा सकता है जब चाहे मन करे, लीडर की विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से, तो फिर रूल ऑफ लॉ कहाँ हुआ। ऐसी थ्रेटनिंग स्पीच से सिविल सर्वेंट्स का जो मोटिवेशन है ना काम करने का वो कम होता है, उनकी डिसीजन मेकिंग भी प्रभावित होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। आज की जो वैल्यू है वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी देखो वह वैल्यू है जिसकी मदद से कोई व्यक्ति रैशनल और मेरिट बेस्ड डिसीजन लेता है। एआरसी की रिपोर्ट और नोलन कमेटी ने ऑब्जेक्टिविटी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट वैल्यू माना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप डीएम हो किसी डिस्ट्रिक्ट के, आपको देखो 2 लोगों को रिक्रूट करना है। अब देखो आप एक पहले निश्चित पैरामीटर रखोगे कि हाँ जिसको मैं हायर करना चाहता हूं उसके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए, और फिर उसके बाद आप जो भी एप्लीकेशंस आई हैं ना उन स्किल्स के आधार पर उन्हें जज करोगे, मेरिट के आधार पर आप रिक्रूटमेंट करोगे। ऐसा नहीं कि हाँ ये पर्सन जो है ये मेरी कास्ट का है या फिर ये पर्सन मेरे क्षेत्र का है तो इसलिए इसको जॉब पे रख दो, ऐसा नहीं। ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर डिसीजन होना चाहिए। सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। एप्लीकेशंस देखिए, अगर देखो
ऑब्जेक्टिविटी है तो सही डिसीजन आप ले सकते हो, डिसीजन लेते वक्त फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी मेंटेन कर सकते हो, प्रोफेशनलिज्म इंश्योर कर सकते हो अपनी सर्विस में, पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंप्रूव कर सकते हो, और सबसे लास्ट में ट्रांसपेरेंसी लेकर आ सकते हो। अगर आपने देखो सही डिसीजन लिया है रिक्रूट करते वक्त, तो आपको लोगों को बताने में कोई हर्ज नहीं है मैंने ये डिसीजन क्यों लिया है, लेकिन आपने मन मर्जी से डिसीजन ले लिया कि इसको रख लो, ये तो मेरी कास्ट का है, तो फिर आप कैसे ट्रांसपेरेंसी लेकर आओगे? आप जनता को बताओगे ही नहीं, आपको डर लगेगा अंदर से। अगर जनता को पता लग गया तो वो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, तो फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। अब लास्ट में बारी आती है लीडरशिप और गुड गवर्नेंस के एग्जाम्पल की। देखो आनंदीबाई जोशी, ये फर्स्ट फीमेल डॉक्टर हैं इंडिया की। इन्होंने पहली बार इंडिया में मेडिकल डिग्री हासिल की, तो ये उस समय हमारी सोसाइटी की बहुत बड़ी रोल मॉडल बनी। इन्होंने ग्लास सीलिंग को ब्रेक किया। ग्लास सीलिंग मतलब जैसे बोलते हैं ना कि महिलाओं को कोई रोकता नहीं है ऊपर जाने के लिए, लेकिन एक ग्लास सीलिंग है सोसाइटी में जो दिखती नहीं है लेकिन है। जैसे बोला जाता है कि महिलाओं को वो पढ़ के क्या करेंगी। अब कायदे से संविधान उन्हें इजाजत देता है कि वो पढ़ सकती हैं, लेकिन जो ये इनविजिबल दीवार है ना सोसाइटी में जो गड़ी हुई है, वो रोकती है महिलाओं को ऊपर जाने से। तो उस समय जब आनंदीबाई जोशी थी तो वह दीवार शीशे की कितनी बड़ी होगी वो आप देख सकते हो। दूसरा, उस समय जब ये डॉक्टर बनी तो पैट्रियार्की को चोट लगी, जो कि अच्छा हुआ। इन्होंने गरीब लोगों को सर्व करने की दृष्टि से मेडिकल एजुकेशन हासिल करी, और बाद में इन्होंने गरीब लोगों को सर्व भी किया, और ये ह्यूमैनिज्म की भी फॉलोअर बनी, जिससे कि बहुत लोगों को प्रेरणा मिली इनसे। तो ये हमने लीडरशिप और गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल देखा। अब देखो लास्ट में 2021 का एक यूपीएससी का क्वेश्चन है। इस बार के पेपर में यूपीएससी ने पूछा था, हेट्रेड इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ ए पर्सन विजडम एंड कंसाइंस दैट कैन पॉइजन ए नेशन स्पिरिट, डू यू एग्री विद दिस व्यू, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन ये है, मैं हिंदी में आपको बता देता हूं। जो नफरत होती है ना, वो देखो किसी भी पर्सन की विजडम और कंसाइंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। एक नेशन की स्पिरिट को में भी जहर घोल सकती है हेट्रेड। नफरत मतलब बहुत ज़्यादा बुरी है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? आपके अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। बिल्कुल एग्री करते हैं। नफरत से तो कौन ही प्यार करता है, नफरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखो हेट्रेड जो है ना, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है। जब किसी में हेट्रेड होती है तो वो कुछ लोगों के प्रति, कुछ ऑब्जेक्ट्स के प्रति, या फिर कुछ प्लेसेस को, कुछ भी हो सकता है, उसको बहुत ज़्यादा डिसलाइक करता है जब किसी के अंदर हेट्रेड होती है। जैसे हिटलर का एग्जांपल लीजिए। हिटलर ज्यूज से बहुत ज़्यादा नफरत किया करते थे। हेट्रेड जो है वो पर्सन की विजडम और कंसाइंस को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है वो आप देखिए। हेट्रेड ना रैशनल थिंकिंग को अफेक्ट करती है। कुछ लोग अभी ऐसा बोल रहे हैं कि पुतिन ने जो ऑर्डर दिया ना यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का, तो पुतिन ना यूक्रेन को एज ए नेशन बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। तो उन पुतिन का जो डिसीजन है ना वो रैशनल नहीं है। जैसे रशिया, यूं कुछ लोग बोल रहे हैं पता नहीं क्या डिसीजन निकलेगा वार का, मतलब फाइनली क्या होगा, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं जैसे रशिया फंस गया है अभी की सिचुएशन के हिसाब से देखें तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि रशिया का जो डिसीजन है वो रैशनली लिया हुआ डिसीजन नहीं है। अब देखो बाकी तो आगे ही पता लगेगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिलहाल के सिचुएशन के हिसाब से हम करंट एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। फाइनली जब पेपर में आप लिखोगे तो उस सिचुएशन के हिसाब से आप कोई करंट एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन अभी मेरा मकसद है आपका कंसेप्ट क्लियर करना। तो जब ये नफरत होती है ना, हमारी हेट्रेड होती है किसी के प्रति, तो रिवेंज वाली फीलिंग आ जाती है। लेकिन देखो अगर हम रिवेंज लेने की कोशिश करेंगे तो फेमस कहावत है गांधी जी की, आंख के बदले आंख, अगर ये सोच लोगों में होगी ना तो इससे तो पूरा वर्ल्ड जो है वो अंधा हो जाएगा। नफरत की वजह से, हेट्रेड की वजह से हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर आता है। जैसे हिटलर जो है वो ज्यूज के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे। नफरत की वजह से एम्पैथी और दूसरी जो वैल्यूज है ना वो भी डिमिनिश हो जाती हैं, वो भी खत्म होने लगती हैं। हेट्रेड से नेशन की स्पिरिट कैसे खत्म होती है, नेशन की स्पिरिट में कैसे जहर आता है नफरत की वजह से, वो देखो ऐसे नफरत की वजह से कम्युनल डिसहार्मनी जो है, यानी विभिन्न कम्युनिटीज़ के बीच में जो भाईचारा है वो नष्ट होने लगता है। सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन, इंटॉलरेंस, ये जो वैल्यू है वो इंक्रीज होने लगती है। वैल्यू नहीं है इंटॉलरेंस, ये तो वाइस है आप यूं कहिए, यानी कि एक बुराई है। एग्जाम्पल देखो, जैसे साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी। इस नीति के कारण साउथ अफ्रीका के जो लोग थे ना आपस में डिवाइड हो गए, ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में। तो ये एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो।
तो ये हमने कुछ कंटेंट डिस्कस किया इस क्वेश्चन का, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।